हेलो कैंडिडेट्स, आइए बेटा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, है ना। सर्जन चैप्टर चल रहा है और अच्छा खासा टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से एक बहुत ही बेहतरीन सिलेबस हम लोग जो मतलब अच्छे खासे टॉपिक पर बात कर चुके हैं, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चल रहे हैं। बात जो पिछली खत्म हुई थी वो विलेम के हिमांक में ऑनमन की थी। विलेम के हिमांक में जो ऑनमन हुआ था उसी की बात कर रहे थे हम लोग। उस ऑनमन में आपने बात की थी कि ये जो आपका डेल्टा टीएफ है इज इक्वल टू टीएफ इनटू एम के होता है। अब यही से हमको ज्ञात क्या करना है, यही से हमको करना है विलेय के अणुभार की गणना, है ना। कैसे करेंगे, क्योंकि m क्या है, m है विलयन की मोलरता। क्यों बेटा, m है विलयन की मोलरता। अगर m विलयन की मोलरता है तो मोलरता का फार्मूला होता है विलेम, एक मिनट, हाँ चला, विलेम के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम। ठीक है, ये लिखा हुआ विलेम के मोल को लिखा जाता है स्मॉल m, विलायक का द्रव्यमान जो किलोग्राम में जो होता है उसको लिखा जाता है कैपिटल W। अब स्मॉल m की भी वैल्यू है स्मॉल w बाई कैपिटल M। ये हाँ कैपिटल M बाई कैपिटल W। अब इन दोनों को क्या करना है, चेंज कर देना। स्मॉल w बाई ये कैपिटल M इधर बटे में था, नीचे आ जाएगा, बुरे में हो जाएगा इसके साथ, और ये हो जाएगा स्मॉल w डैश इनटू भाई ये यहाँ पे कुल 1000 करना है क्योंकि अब किलोग्राम को 1000 में चेंज करना है, तो यहाँ पे 1000 होना चाहिए, तो बट्टे के बट्टे ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितने में हो जाएगा 1000 बुरे में हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पे स्मॉल m मोलरता की वैल्यू है। अब मोलरता का मान हम उठा के कहां रख देंगे, इस समीकरण में तो रख दीजिए डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू स्मॉल w गुणे 1000 बटे कैपिटल M इनटू स्मॉल w डैश। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, फिर से आप सुनिए। ये क्या है, ये है विलेम का हिमांक ऑनमन, ये है विलेम का मोलर ऑनमन स्थिरांक। ये क्या है बेटा, ये है विलेय का ग्राम द्रव्यमान। 1000 आप जानते हैं क्या है, ये क्या है, ये है विलेम, ये विलेम में जो प्रयुक्त किया गया है विलेय पदार्थ, उस विलेय पदार्थ का मोलर अणुभार या मोलर द्रव्यमान। ठीक है, ये क्या बेटा, ये है उसी विलेय का जो विलायक है, विलायक का ग्राम द्रव्यमान की मात्रा, विलायक के ग्राम द्रव्यमान की मात्रा। तो यहां से अभी कोई यहां देखिए आपको क्या करना है, विलेय का अणुभार। हमको एक फार्मूला मिला जिसमें विलेय का अणुभार लिखा तो है लेकिन अभी उसका सूत्र प्राप्त नहीं हुआ, तो हमको इसका सूत्र भी प्राप्त करना है। यहाँ पे ये बटे में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, और ये यहाँ पे गुणे में इधर आएगा तो बटे में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m इज इक्वल टू kf इंटू स्मॉल w इंटू 1000 बाई क्या हो जाएगा डेल्टा tf इंटू m इंटू स्मॉल w डैश, स्मॉल w डैश। ये आप याद कर लीजिए। अब
का अणुभार, ये क्या है बेटा? विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर आइए बात करते हैं, लोग आगे टॉपिक पढ़ाते हैं थोड़ा। देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? क्या है परासरण दाब? आप बेटा दो तरह की आप क्रियाएं पढ़ चुके हैं। एक होती है विसरण क्रिया और एक होती है परासरण क्रिया। एक होती है विसरण क्रिया और एक परासरण क्रिया। अब सांद्रताओं की बात करें, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। जब हम विलयन की बात करेंगे, ध्यान दीजिए, जब हम विलयन की बात करते हैं बेटा, तो विलयन में दो चीजें होती हैं, एक विलायक होता है और एक विलेय होता है। विलायक से ज्यादा तेज गति अगर किसी में होती है तो वो विलेय में होती है, मतलब विलेय निरंतर क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। तो अब एक है विलयन, ध्यान दीजिए, और एक है विलायक। विलयन की सांद्रता के बाद भाई विलायक वो पदार्थ है जो सिर्फ और सिर्फ एक पदार्थ है जिसमें विलय विलीन किए जाते हैं। यहां पर विलय विलीन नहीं किए गए इसलिए विलायक, यहां पे विलय विलीन कर दिए गए हैं इसलिए विलायक से क्या बन गया? विलयन बन गया। अगर इसमें विलय है इसमें विलय नहीं है तो इसका मतलब ये गाढ़ा होगा। गाढ़ा मतलब उच्च सांद्रित होगा, है ना? उच्च सांद्रता होगी इसमें। इसमें विलय नहीं है तो इसकी अपेक्षा में इसमें क्या होगी? निम्न सांद्रता होगी। ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया एक उच्च सांद्रता, ये हो गया है निम्न सांद्रता। उच्च सांद्रता, निम्न सांद्रता। अब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता और निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गतियों की बात करेंगे। यहां पे लिख देते हैं एक लिखी हुई है उच्च सांद्रता और यहां पे लिखी हुई है क्या? निम्न सांद्रता। जब किसी विलयन में कण क्या होते हैं? कण कहां से कहां गति करे? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? जब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? निम्न सांद्रता से देखिए दो प्रकार की गतियां होंगी। जब विलय कण इधर से इधर करें, जब विलय कण गति करेंगे विलायक से विलयन की ओर, और दूसरी गति होती है जब विलय कण गति करेंगे विलयन से विलायक की ओर। बेटा अगर विलयन में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति होती है तो उसे परासरण क्रिया कहते हैं, और अगर निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति होती है तो उसे क्या कहते हैं? विसरण क्रिया। ध्यान दीजिए, एक हो गई परासरण और एक क्या हो गई? विसरण। गैसों की अगर बात करें और विलयन की अगर हम बात करें, गैसें हमेशा
सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। कुछ विलयन भी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, कुछ विलयन निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करते हैं। ठीक है, विलयन की हम जब बात करेंगे, गैसों की बात करेंगे, इन दोनों में विस्तरण और परासरण दोनों के गुण कभी कभी भी पाए जा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक दाब निश्चित किया जाता है, एक दाब आरोपित किया जाता है इस प्रक्रिया पर, ताकि ये परासरण क्रिया रुक जाए। वो दाब जो होता है विलयन का, वो दाब जो विलयन के जल स्थैतिक दाब के बराबर हो जाता है, उसी दाब को परासरण दाब कहते हैं। आप ये लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये लैंग्वेज जरूर समझ जाएंगे कि वह जल स्थैतिक दाब जो किसी भी विलयन में परासरण क्रिया को रोकने के लिए पर्याप्त होता है, उसे ही परासरण दाब कहते हैं। समझ में आता है क्या कहेंगे इसको? वह दाब, किसी भी विलयन का वह दाब जो परासरण क्रिया को रोकने के लिए क्या होता है, किसी भी विलयन का वह दाब जो परासरण क्रिया को रोकने के लिए पर्याप्त होता है, उसे परासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए, परासरण दाब क्या होता है। लैंग्वेज हम बोले दे रहे हैं, फिर से देखिए आप क्या लिखेंगे। लिखिए, किसी भी विलयन का वह दाब जो उस विलयन के जल अवस्था के या द्रवित अवस्था के जल स्थैतिक दाब के बराबर होता है, जिसमें उसकी परासरण क्रिया रुक जाती है या परासरण क्रिया स्थिर हो जाती है, उसी दाब को परासरण दाब कहते हैं। इसे पाई से प्रदर्शित किया जाता है, इसे पाई से प्रदर्शित किया जाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? पाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, परासरण दाब के लिए एक छोटा सा अगर चित्र बनाए हम लोग, तो इस तरह का चित्र भी बना सकते हैं। ये दाब नली है, ध्यान दीजिएगा। हाँ भी इसमें जो एक बात नहीं की वो ये है कि इसमें अर्धपारगम झिल्ली का भी उपयोग किया जाता है। ऐसे भी एक परिभाषा होती है। ठीक है, ये अर्धपारगम झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे, यहाँ पर थोड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन इस अर्धपारगम झिल्ली में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये जो भाग है, ये विलयन का भाग है, उच्च सांद्रित होता है। क्या होता है? ये उच्च सांद्रित होता है। ये है विलयन और ये क्या है? विलायक। इस पर एक दाब लगा हुआ था, दाब जैसे हटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इस पर एक दाब लगाया गया, इधर से इधर का जो प्रवाह था वो रुक गया। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो प्रवाह चल रहा था कणों का, वो रुक गया। दाब थोड़ा सा उठाया गया, कम कर दिया गया, जैसे ही तुरंत इधर के जो कण है, विलय कण है, वो किसमें जाने लगे? विलायक में जाने लगे। फिर एक छोटा सा दाब लगाया गया, यहाँ से अर्धपारगम झिल्ली से कणों का प्रवाह रुक गया। जैसे ही कणों का प्रवाह रुक गया, ये जो दाब लगाया गया था, इस दाब को कह दिया जाता है क्या? परासरण दाब। उम्मीद करते बेटा समझ में आया होगा। नोट्स आपको मिलेंगे, उसमें परिभाषाएं एकदम एग्जैक्ट लिखी हुई हैं, आप उसी से देखकर लिख के आप लैंग्वेज को समझिएगा। फिर आप बहुत कैजुअल सी बात ये है कि किसी भी अगर परासरण क्रिया को रोकना है तो हमको क्या लगाना पड़ता है? परासरण दाब। मतलब वह दाब जो परासरण क्रिया को रोक देता है उसे क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। और परासरण दाब जो होता है बेटा, वो हमेशा जल स्थैतिक दाब की क्या होता है? बराबर होता है। आज के लिए इतना ही, बाकी सब आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो अगले वीडियो में बताया जाएगा। अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए, नोट्स बताते रहिए।